हाँ जी, सफलता अंतिम नहीं होती, विफलता घातक नहीं होती, मायने रखता है आपका साहस। इन परिस्थितियों में जब बहुत सारे बच्चे इस बात से लेके बहुत निराश हैं कि हमारा प्रीलिम्स अच्छा नहीं हुआ, तो उन बच्चों को मैं ये कहना चाहता हूं कि आपकी जिंदगी एक एग्जाम से डिफाइन नहीं हो सकती है। अपने साहस को, अपने मनोबल को मजबूत रखें और आगे के लिए भी अपनी तैयारी को मजबूत बनाएं। और यदि आप में से बहुत सारे बच्चे हैं जो कि अभी ये सोच रहे थे कि प्री क्लियर कर लें, फिर बाद में देखेंगे कि मेंस को हम कैसे क्रैक करेंगे, कॉन्फिडेंस बूस्टिंग के लिए यदि आपका इरादा था प्री को क्लियर करने का, तो ये सही समय है आपके पास आने वाले एक साल में कि आप अपने ऑप्शनल और मेंस की तैयारी भी साथ के साथ करें, ताकि अगले साल जब आपका प्रीलिम्स क्लियर होगा तो आपके पास उचित समय होगा अपने मेंस के सिलेबस को कंसोलिडेट करके रिवाइज करने का। मैंने बात करी बच्चों से, तो बच्चों का यह कहना था कि सर अभी हम तो प्री क्रैक करना चाह रहे थे ताकि हमारा थोड़ा जो मनोबल है, हमारा कॉन्फिडेंस है वो ठीक रहे, भले अगर हमारा इस साल मेंस ना होता। ऐसी सोच के साथ अपनी यूपीएससी की तैयारी मत करिए। चाहे आपका प्री क्लियर हो और मेंस ना हो, या चाहे आपका प्री क्लियर ना हो, बात घूम घुमा के वहीं पे आ जाती है। तो इस जोश के साथ, इस उमंग के साथ करते हैं तैयारी। अब बढ़ते हैं 2024 के टुवर्ड्स, और आज का प्रीमिक्स रहेगा इंटरनेशनल रिलेशंस का। पर आगे बढ़ने से पहले आपको मैं एक जरूरी सूचना देना चाहता हूं, और ये उन बच्चों के लिए जो कि 2023 में भी जिनको आशा है मेंस लिखने की, और जो 2024 में भी, क्योंकि ऐसे एक ऐसा कंपोनेंट है जो कि आपके रैंक में बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। 250 मार्क्स का ऐसे रहता है, और आपका पहला ऐसे वाले दिन नहीं हो सकता। यानी कि जो बच्चे इस साल मेंस दे रहे हैं, तो वो ये नहीं कह सकते कि हम 15-16 सितंबर को पहली बार जाके ऐसे लिख के आएंगे, और ये सबसे इग्नोर्ड कंपोनेंट रहता है। अक्सर देखा जाता है कि बच्चों की जो रैंक रह जाती है अपने डिजायर्ड सर्विस के लिए, कहीं ना कहीं एस्से में नंबर बहुत कम आते हैं। अब एस्से को लिखने की कला होती है, कैसे कैसे को स्ट्रक्चर करना है, क्या अप्रोच होनी चाहिए फिलोसफिकल एस्से के टुवर्ड्स, बिकॉज देखा जा रहा है पिछले 2-3 महीनों में फिलोसफिकल बेस्ड एसेस भी आ रहे हैं। और क्या अप्रोच होनी चाहिए स्टैटिक कंटेंट बेस्ड लेक्चर्स पे, यानी कि जो थीम बेस्ड एसेज आते हैं उस पे क्या हमारी अप्रोच होनी चाहिए। तो आइए इस दुविधा को मिलकर सॉल्व करते हैं। स्लीपी क्लासेस लेके आया है एसए का एक कोर्स, ये यूपीएससी 2023 के उन बच्चों के लिए जिनको आशा है मेंस लिखने की। और खैर एसए का कोर्स हम एक और लेके आए हैं जो कि 2024 के बच्चों के लिए होगा, जहां पे आपके साथ कंटेंट लेक्चर्स शेयर किए जाएंगे, थीम बेस्ड एसेस के भी और फिलोसफिकल बेस्ड एसेस के भी। लगभग 15 ऐसे लेक्चर्स होंगे। यदि आप कंटेंट प्लस टेस्ट प्लस मेंटरशिप का कोर्स लेते हैं, तो इस कोर्स में आपको मौका मिलेगा पर्सनली लाइव सेशंस का मेरे साथ जुड़ने का, जहां पे मैं पर्सनली आपके सारे डाउट्स रिजॉल्व करूंगा। चाहे तो आप कंटेंट ओनली कोर्स ले सकते हैं, वहां पे आपको इवैल्यूएशन का कंपोनेंट नहीं मिलेगा, लेकिन चाहे तो आप मेंटरशिप और इवैल्यूएशन का भी कंपोनेंट कंटेंट लेक्चर्स के साथ ले सकते हैं। कुछ दिन पहले मेरे कुछ टॉपर्स के साथ बात हुई थी, और वो वीडियोस हम यूट्यूब पे भी डालेंगे। उनका यह कहना था, उनके रैंक आए हैं, उनका यह कहना था सर फिर भी हमको हमारी डिजायर्ड सर्विस नहीं मिल पाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं हमने एसए में नंबर बहुत कम लिए हैं। काश हमने एसए को एक डिफरेंट अप्रोच से फॉलो किया होता, जहां पे हम एसए को कंसिस्टेंटली इवैल्यूएट करवा सकते थे, किसी से मेंटरशिप ले सकते थे, तो शायद आज जितने हमारे मार्क्स आए हैं उसे 15-20 मार्क्स ज्यादा भी आ सकते थे। और एक एक नंबर बहुत मायने रखता है जब आपने अपनी डिजायर्ड सर्विस लेनी है, जब आपने अच्छा रैंक लेना है। खास करके यदि आप टॉप 100 में आना चाहते हैं, तो आप एसए को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे आपके सामने है। यहां पे आपने क्या करना है, यहां पे स्क्रीन को, अभी वीडियो को पॉज करना है, देखना है क्वेश्चन को पूछा क्या जा रहा है। अरब लीग के बारे में पूछा जा रहा है। तो आज के प्रीमिक्स में 5 सवालों में से 3 सवाल मैं करंट अफेयर से ओरिएंटेड पूछूंगा, 2 सवाल मैं एनसीईआरटी से पूछूंगा। एनसीईआरटी जो कि आईआर की आती है, कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स क्लास 12 की, उसमें से 2 सवाल आपसे पूछे जाएंगे। यहां पे सवाल को आप यहां पे वीडियो को पॉज करें, देखिए क्या सही आंसर लग रहा है। अरब लीग अभी रिसेंटली न्यूज में था, बिकॉज अरब लीग के मेंबर्स ने रिसेंटली कहा कि हम सीरिया को अरब लीग में फिर से शामिल करना चाहेंगे। अरब लीग से सीरिया को 2011 में बाहर निकाला गया था। सवाल यह आता है कि इनमें से कौन से मेंबर्स हैं जो कि अरब लीग में हिस्से में आते हैं। तो यहां पे आंसर बनता है सी, यानी कि इराक, पैलेस्तीन और जिबूटी। ये 3 कंट्रीज हैं जो कि अरब लीग में आते हैं। अरब लीग की स्थापना, तो अरब लीग यानी कि लीग ऑफ द अरब स्टेट्स, इसकी स्थापना
1945 में करी गई थी। उस वक्त शुरुआत साल में 6 देश थे, इजिप्ट, इराक, जॉर्डन, लेबनान, सऊदी और सीरिया। आज अरब लीग में 22 मेंबर्स हैं। आज अरब लीग में सीरिया जो है वो भी आ चुका है, तो सीरिया को मिला के 22 मेंबर्स बनते हैं। यहां पे हम मैप देख लेते हैं अरब लीग मेंबर स्टेट्स का। यहां पे मेंबर्स का लिस्ट आ गई। यहां पे एज आई जस्ट मेंशन टू यू, सीरिया इज रीइंस्टेटेड इन दिस लीग। नाउ ये जो लीग मेंबर्स हैं, इन्होंने इस बात की शपथ खाई है, इस बात का प्लेज लिया था जब स्थापना करी थी कि हम तमाम इकोनॉमिक और मिलिट्री अफेयर्स में कोऑपरेट करेंगे। अब अरब लीग से जुड़ा एक क्वेश्चन, अरब पीस इनिशिएटिव से जुड़ा एक क्वेश्चन आपको अभी प्रीलिम्स 2023 में भी देखने को मिला था, जहां पे अरब लीग देशों का भी जिक्र किया गया था। खैर, जो प्रीलिम्स में आईआर में जो क्वेश्चंस आए हैं उसका डिटेल डिस्कशन मैं कुछ चंद दिनों में करूंगा, लेकिन यहां पे अरब लीग देशों ने इस बात का यहां पे ठान लिया था कि जो हमारे आपसी पॉलिटिकल इकोनॉमिक मैटर्स होंगे उसमें हम कलेक्टिवली यहां पे एक दूसरे के साथ सलाह मशवरा करेंगे। यह कोई सिक्योरिटी अलायंस नहीं है, प्लीज कंफ्यूज मत होना। लीग फैसले बनाती है मेजॉरिटी बेसिस में, लेकिन इस लीग में कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है जहां पे मेंबर्स को मजबूर किया जा सकता है कि आपको अरब लीग की बनाई रेजोल्यूशंस के साथ कंप्लाई करना है। चलिए अगला सवाल फिपिक से ओरिएंटेड है, फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज। अभी रिसेंटली समिट हुआ था, मोदी जी गए थे पापुआ न्यू गिनी। ये अभी 23 मई की बात है, पिछले हफ्ते की बात है कि वो तीसरे फिपिक समिट में गए थे। सवाल आपके सामने है, वीडियो को पॉज करके क्या सही आंसर लग रहा है वो आप यहां पे नोट कर सकते हैं। आपके सामने 7 देशों का नाम है, बताना आपने ये है कि इसमें से कौन से फिपिक में इंक्लूडेड है। तो सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि ऑल 7 कंट्रीज। ये जो सारे के सारे 7 पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज मेंशन्ड है, ये सारे के सारे फिपिक देशों के मेंबर हैं। नाउ फिपिक में 14 आइलैंड कंट्रीज आती हैं इंडिया के अलावा, तो ये फोरम फॉर इंडिया एंड पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज हैं, तो इंडिया के अलावा, ठीक है, इंडिया के अलावा 14 और यहां पे आइलैंड कंट्रीज आ जाती हैं। पहली जो फिपिक मीटिंग थी वो कहां हुई थी? फिजी में हुई थी, नवंबर 2014 में। उस वक्त जब 2014 में फिजी में जब ये मीटिंग हुई थी, उस वक्त ये सोचा गया था कि ऐसा फोरम बनाया जाए जहां पे पीरियोडिकली इंडिया इन पैसिफिक आइलैंड देशों के साथ एक समिट लेवल पे इंगेज कर सकता है। तो यहां पे आपके सामने मैप है, मैप में आपको दिखाया जा रहा है कि कौन से वो पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज हैं। नाउ अब ये बहुत छोटे साइज के हैं, लेकिन मेनी ऑफ दीज आइलैंड कंट्रीज, इनका बहुत विशाल लार्ज एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है। क्या होता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन? एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो होता है इज द डिस्टेंस अप टू विच अ कोस्टल नेशन हैज अ जुरिस्डिक्शन ओवर द ओशन। तो ये टेक्निकली कितने नॉटिकल माइल्स का होता है? 200 या 230 नॉटिकल माइल्स, यानी कि लगभग 370 किलोमीटर का जो डिस्टेंस होता है एक देश का अपने कोस्टल एरिया से ओशन तक का, बियॉन्ड अ नेशंस टेरिटोरियल सी। तो इंडिया का लार्जर फोकस किसके ऊपर था जब ये फिपिक फोरम की स्थापना करी गई थी? इंडियन ओशन रीजन के ऊपर। फिपिक इनिशिएटिव ऑल्सो मार्क्स अ सीरियस एफर्ट टू एक्सपैंड इंडियाज एंगेजमेंट इन द पैसिफिक रीजन एज वेल। 2015 से हम इंडियन ओशन से ओरिएंटेड हम देख रहे हैं, जैसे सागर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, ये एक्रोनिम कॉइन किया गया था इंडियन ओशन कंट्रीज के साथ यहाँ पे कोऑपरेट करने के लिए उन सिक्योरिटी मैटर्स। साथ के साथ अगर हम पैसिफिक ओशन की बात करें तो चाइना के राइज को कंटेन करने के लिए यहाँ पे इंडिया ने बहुत सारे इनिशिएटिव लिए हैं। पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज की अगर हम बात करें, अगर हम साउथ पैसिफिक ओशन की बात करें, यहाँ पे चाइना का फुटप्रिंट पिछले कुछ सालों में बढ़ रहा है। और इस समिट के दौरान मोदी जी ऑस्ट्रेलिया भी गए थे, ऑस्ट्रेलिया के दौरे पे भी गए थे। उससे पहले G7 का समिट भी हुआ था। पिछले हफ्ते काफी सारी एक्टिविटीज हुई हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंध में। G7 समिट हुआ है, ऑस्ट्रेलिया का बायलैटरल विजिट हुआ है, तीसरा फिपिक समिट हुआ है। इनफैक्ट अगर हम यहाँ पे जो डेटा 2021-22 का हमारे सामने है, एनुअल ट्रेड भारत और पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज के बीच में $600 मिलियन के आसपास का है। और इन सब में से पापुआ न्यू गिनी लार्जेस्ट बिगेस्ट ट्रेड पार्टनर है भारत का इस रीजन में। तो फिपिक 1 2014 में फिजी में हुआ था। फिपिक 2 ये जो मीटिंग थी ये जयपुर में इंडिया में हुई थी, और यहाँ पे पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज ने यहाँ पे ठान लिया था कि हम इंडिया की जो कैंडिडेसी है फॉर द परमानेंट सीट एट यूएनएससी उसको हम सपोर्ट करते हैं। और तीसरा मीटिंग जो है वैसे तो होना 2020 में था, लेकिन कोविड के कारण ये समिट नहीं हो पाया था, और ये अब तीसरा समिट 2023 में, मई 2023 में पापुआ न्यू गिनी में हुआ है। और यहाँ पे भारत के द्वारा एक सुपर स्पेशलिटी कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल एस्टैब्लिश करा गया है फिजी में। साथ के साथ सी एम्बुलेंसेस प्रोवाइड करने की बात करी गई है भारत के द्वारा टू द 14 पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज। और प्रधानमंत्री ने इस बात की भी यहाँ पे आश्वासन दिया कि भारत डीसैलिनेशन यूनिट्स प्रोवाइड करेगा फॉर द पीपल ऑफ एवरी पैसिफिक आइलैंड कंट्री। अगला सवाल,
ये भी अगेन थोड़ा लेटेस्ट यूपीएससी पैटर्न के हिसाब से मैंने सवाल डाला है। 2 स्टेटमेंट्स हैं, आराम से पॉज करें, आराम से पॉज करें, पॉज करके आराम से क्वेश्चन को रीड करें। पूछा क्या जा रहा है, विच ऑफ द अबव इज करेक्ट, ध्यान से पढ़े। मैं यहां पे आपको मौका दे रहा हूं वीडियो को पॉज करने का, क्वेश्चन को मैं रीड नहीं करूंगा, सीधा सही आंसर के टुवर्ड्स मैं मूव करूंगा। न्यू पैंडेमिक ट्रीटी की बात हो रही है, इसमें सही आंसर है ऑप्शन डी। दोनों स्टेटमेंट जो है ये करेक्ट है, लेकिन स्टेटमेंट 2 जो है ये करेक्ट स्टेटमेंट, ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है स्टेटमेंट 1 का। देखिए अब जो मेंबर्स हैं डब्ल्यूएचओ के, उन्होंने देखिए पैंडेमिक के बाद, महामारी के बाद बहुत सारे क्रिटिसिज्म डब्ल्यूएचओ को भी फेस करने को मिला है ना, और डब्ल्यूएचओ ने कहा कि चलो अब ठीक है, अब इसमें हमारी क्या गलती है, पैंडेमिक है तो आप हमको तो नहीं ब्लेम कर सकते हैं। डब्ल्यूएचओ को क्रिटिसाइज किया गया था कि चाइना के प्रति आपका जो रवैया है वो बहुत ढीला है, चाइना को आप ज्यादा सख्ती से नहीं पेश कर रहे हैं, चाइना पे आप ज्यादा अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेट नहीं कर रहे हैं, चाइना में वुहान लैब ने, एटसेट्रा एटसेट्रा। Members of the WHO, they held the first round of negotiation towards formulating a pandemic treaty। ये बात पिछले साल की है, फरवरी 24, 2022 की है, कि कैसे एक ट्रीटी बनाई जा सकती है जो कि बाइंडिंग हो अपॉन ऑन द मेंबर स्टेट्स ऑफ द WHO। दिसंबर 2021 में वर्ल्ड हेल्थ असेंबली ने अग्री किया था टू स्टार्ट अ ग्लोबल प्रोसेस टू ड्राफ्ट द पैंडेमिक ट्रीटी। Now, the need for an updated set of rules was felt after the COVID-19 happened, और जिसके कारण पैंडेमिक ने एक्सपोज किया था दुनिया जहान में, केवल भारत में नहीं, दुनिया जहान के हेल्थ सिस्टम्स को एक्सपोज किया था। तो हेल्थ असेंबली ने अडॉप्ट किया था डिसीजन टाइटल्ड द वर्ल्ड टुगेदर एट इट्स सेकेंड स्पेशल सेशन, जब से 1948 से WHO की स्थापना करी गई थी। नाउ पैंडेमिक ट्रीटी, अब ऐसे तो एक काइंड ऑफ एक बाइंडिंग ऑब्लिगेशन तो 2005 में भी बनाया गया था, जो हमने स्टेटमेंट्स में डिस्कस किया है। तो जो स्टेटमेंट्स हैं क्वेश्चन की मैं फिर आपको दोहरा देता हूं। WHO हैज बाइंडिंग रूल्स नोन एज द इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशंस, ये 2005 में सेट आउट करी गई थी। क्यों? बिकॉज दे वर अडॉप्टेड आफ्टर द 2002-2003 सार्स आउटब्रेक। ठीक है, नाउ अब यहां पे 2 स्टेटमेंट जो है, ये दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है जैसे आपको मैंने बताया था, लेकिन अब एक नई पैंडेमिक ट्रीटी की रिक्वायरमेंट आई, और ये जो नई पैंडेमिक ट्रीटी की जो रिक्वायरमेंट आई, इसको बैक कौन कर रहा था? इसको यूरोपियन यूनियन के जो देश थे वो बैक कर रहे थे, और साथ के साथ एक ऐसी पैंडेमिक ट्रीटी बनाई जाए, बिकॉज देखिए हमको नहीं पता कि और कौन से पैथोजेंस के कारण कोई वायरस आ सकता है, कोई नई महामारी आ सकती है, बिकॉज वायरसेस तो वैसे भी कितने सालों से एग्जिस्ट करते हैं वातावरण में। वायरस को क्या चाहिए होता है? वायरस को एक हैबिटेट चाहिए होता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि कोरोना वायरस नया आया है, कोरोना वायरस पहले का एग्जिस्ट करता था। लेकिन हमने ये देखा पैंडेमिक के दौरान कि जहां तक वैक्सीन्स की बात आती थी, तो वैक्सीन्स इक्विटेबिलिटी हमने नहीं देखी है। अमीर देशों ने सबसे पहले सोचा कि हम अपने नागरिकों को पहले वैक्सीनेट करेंगे, और गरीब देश वो बेचारे अभी तक वेट कर रहे हैं। अभी तक अफ्रीकन देशों में सिंगल शॉट वैक्सीन तो क्या, अभी तक नागरिकों को सिंगल शॉट वैक्सीन नहीं मिल चुकी है ना। वहां पे मतलब अभी हम सबको तो 2 शॉट वैक्सीन की मिल चुकी है, लेकिन बहुत सारे अफ्रीकन देशों में 1 इंजेक्शन भी नहीं मिला है। तो आइंदा से ऐसा ना हो, इस बात की कोशिश की जाएगी। इस तरह के जो प्रोविजंस हैं वो इस ट्रीटी में इनग्रेन किए जाएंगे। अब जो नेगोशिएशंस हैं फॉर द न्यू रूल्स फॉर डीलिंग विद द पैंडेमिक्स, दे आर अंडरवे एट द WHO। टारगेट है मई 2024 का कि लीगल बाइंडिंग अग्रीमेंट बनाया जाए। अब ये लीगल बाइंडिंग अग्रीमेंट जो होगा, यहां पे अमेरिका भी अपना नाक नहीं बना सकता, बिकॉज अमेरिका को बहुत प्रॉब्लम होती है जब भी कोई लीगली बाइंडिंग अग्रीमेंट सामने आता है, तो अमेरिका को कोई यहाँ पे जेनरिक स्पेसिफिकेशन नहीं मिलेगा, अमेरिका को यहाँ पे कोई प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा। ठीक है, नाउ अब जाहिर सी बात है कि ये जो नई पैंडेमिक ट्रीटी बनाई जाएगी, इसमें इस बात का बिल्कुल ध्यान रखा जाएगा कि आइंदा से ये जो हादसा हुआ है, एटलीस्ट चलो पैंडेमिक अगर आता भी है तो वो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन जो अमीर देश है वो इस बात को एक्सप्लॉइट ना करें कि उन्होंने वैक्सीन बना के अपने नागरिकों को वैक्सीन दे दी हैं और गरीब देश के लोग वेट कर रहे हैं। नाउ एनसीईआरटी की बात करेंगे। सो 2 क्वेश्चंस आ गया, आप एनसीईआरटी ओरिएंटेड देखेंगे। तो वैसे हमने एनसीईआरटी रैंक ओरिएंटेड बैच निकाला है दोस्तों, अभी इस पे 15% ऑफ चल रहा है। देखिए एनसीईआरटी चाहे वो आईआर की है, चाहे वो पॉलिटी की है, चाहे वो इकोनॉमी की है, चाहे वो साइंस है, एनवायरमेंट है, ज्योग्राफी है, आपका बेस बनता है। नाउ यू माइट से कि सर अब यूपीएससी ने तो एनसीईआरटी को भी नलिफाई कर दिया है, यूपीएससी से तो एनसीईआरटी में से कुछ पूछा नहीं जाता है। देखिए आपका बेस बनना तो जरूरी है ना। आप शॉर्टकट्स के पीछे भागते हैं कि चलो हम कोई मैगजीन रट लेते हैं, कोई वीडियो देख लेते हैं, आप कंसेप्चुअल क्लैरिटी के पीछे नहीं भागते हैं। यदि आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी है तो एक बात आपको मैं आश्वासन से कह सकता हूं कि यूपीएससी जैसा मर्जी उल्टा सीधा पेपर डाले, आप एटलीस्ट कट ऑफ क्लियर कर पाएंगे यदि आपके कंसेप्ट क्लियर है। तो उसी कोशिश में हमने एनसीईआरटी रैंक ओरिएंटेड बैच निकाला है, ये सोच के कि आज के टाइम पे जैसे रैपिडली यूपीएससी इवॉल्व कर रहा है, जिस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं,
तो कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज की जाएगी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स के द्वारा, इन डेप्थ एनालिसिस किया जाएगा, चाहे आप यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं, चाहे आप स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम दे रहे हैं। रेगुलर लाइव डाउट सेशंस रहेंगे, मेंटर सपोर्ट रहेगा, अनलिमिटेड वॉच टाइम है और इस कोर्स की वैलिडिटी 2 साल के लिए है। मान लीजिए कि अभी आप सेकेंड ईयर में पढ़ते हैं, आप फर्स्ट ईयर में है, सेकेंड ईयर में, और अपनी ग्रेजुएशन के बाद यदि आपका ग्रेजुएशन का कोर्स 4 साल का भी हो और आप अपनी ग्रेजुएशन के बाद यूपीएससी का पहला अटेम्प्ट लिखना चाहेंगे, तो आप सब बच्चों के लिए तो बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि ये कोर्स की वैलिडिटी 2 सालों के लिए रहेगी। यदि आप अपना पहला अटेम्प्ट या जो मर्जी अटेम्प्ट 2025 में, 2026 में भी सोच रहे हो, अगर 2024 में भी नहीं, तो भी आपके पास ये जो कोर्स की वैलिडिटी है, जिस दिन आप ज्वाइन करेंगे उससे लेके 2 साल तक ये वैलिडिटी रहेगी। बहुत इजी क्वेश्चन है। ग्लोबलाइजेशन के बारे में यहां पे बात करेंगे। विच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट द कॉजेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन? 4 स्टेटमेंट्स आपके सामने हैं, ध्यान से पढ़ें, पॉज करें और देखें क्या सही आंसर लग रहा है। देखिए सही आंसर है टेक्नोलॉजी। देखिए यहां पे एक बात को समझें, टेक्नोलॉजी के कारण ग्लोबलाइजेशन को बढ़ावा मिला है। और एक बात बता दूं, ग्लोबलाइजेशन ऐसा नहीं है कि 1991 में आया दुनिया में। ग्लोबलाइजेशन तो जब से भारत की सभ्यता बनी है तब से ही चलता आ रहा है। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल ग्लोबलाइजेशन का पता है क्या है? बुद्धिज्म। अब बुद्धिज्म के टाइम पे, गौतम बुद्ध के टाइम पे, उनका तो कोई इंस्टाग्राम आईडी नहीं था, वो तो ट्विटर पे नहीं थे, उनके तो कोई फॉलोअर्स नहीं थे, वो कोई इंस्टाग्राम पे इन्फ्लुएंसर नहीं थे, यूट्यूब उनका चैनल नहीं था। लेकिन बुद्धिज्म आज देखिए 500 बिलियन पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड बुद्धिज्म को प्रैक्टिस करती है। तो लेकिन उस वक्त टेक्नोलॉजी नहीं थी, लेकिन आज पिछले 30-35 सालों में टेक्नोलॉजी के कारण ग्लोबलाइजेशन बढ़ा है। यानी कि टेक्नोलॉजी एक इंपॉर्टेंट कॉज है ग्लोबलाइजेशन का, और ग्लोबलाइजेशन के कारण टेक्नोलॉजी भी चेंज हुई है। टेक्नोलॉजी का ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सिक्वेंस भी टेक्नोलॉजी बनता है, बिकॉज जो नई टेक्नोलॉजी आज के टाइम पे आ रही है वो कहीं ना कहीं ग्लोबलाइजेशन के कारण ही है। टेक्नोलॉजी एक कारण भी है और एक आउटकम भी है ग्लोबलाइजेशन का, इस बात को आप याद रखें। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन एक मल्टी डायमेंशनल कंसेप्ट है। इसके पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और कल्चरल मैनिफेस्टेशन है। केवल इकोनॉमिक दायरे तक हम ग्लोबलाइजेशन को नहीं देख सकते हैं, कल्चरल स्फेयर में भी ग्लोबलाइजेशन को देखना बहुत जरूरी है। आज जिस तरह के हम कपड़े पहनते हैं, जिस तरह का हम खाना खाते हैं, जो हमारा वीकेंड पे कल्चर होता है, आज के टाइम पे हर किसी को होता है कि मंडे टू फ्राइडे 12-12 घंटे काम करो और सैटरडे संडे बेहोश पड़े रहो, पार्टी करते रहो, इस तरह के काम करते रहो। ये कहां से वैल्यूज आ रही हैं? बिकॉज हमारे पेरेंट्स के टाइम पे तो 9 to 5 ऑफिस होता था, रिलेटिव्स को मिला जाता था, ऐसे पार्टी कल्चर, मॉल कल्चर तो नहीं होता था। तो ये कल्चर कहां से आ रहा है? ये कल्चर हम कहीं ना कहीं वेस्ट से लेके आ रहे हैं। तो जो अमेरिकन कल्चर है वो भी ग्लोबलाइज हो रहा है, हमको पता नहीं चल रहा, लेकिन उठते बैठते खाते पीते हम अमेरिकन कल्चर को, वेस्टर्न कल्चर को लिव कर रहे हैं। तो ठीक है, अब बुरी बात नहीं है वो कल्चर को अडॉप्ट करना, लेकिन अपने कल्चर को इग्नोर भी नहीं करना चाहिए। ठीक है, पॉलिटिकल डायमेंशंस हैं, इकोनॉमिक डायमेंशंस हैं ग्लोबलाइजेशन के। While globalization is not caused by any single factor, technology remains a very critical element. ठीक है, टेलीग्राफ आया, टेलीफोन आया, माइक्रोचिप आया, मोबाइल फोन, लैपटॉप, सोशल मीडिया, इसके चलते ग्लोबलाइजेशन भी रेवोल्यूशनाइज हुआ है, कम्युनिकेशन बिटवीन पीपल रेवोल्यूशनाइज हुई है। लास्ट क्वेश्चन, अब यहां पे आपने लगाना है पता कि इसमें से कौन सी स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट है अबाउट ग्लोबलाइजेशन। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ें और यहां पे पॉज करके देखें क्या आपको सही लग रहा है। देखिए इसमें सही आंसर है ऑप्शन सी। एडवोकेट जो होते हैं ग्लोबलाइजेशन के, वो आर्ग्यू करते हैं कि ग्लोबलाइजेशन के कारण जो कल्चरल होमोजेनाइजेशन ही कल्चरल हेट्रोजेनिटी रहेगी। होमोजेनाइजेशन क्या हुआ, यानी कि हेट्रोजेनिटी क्या है, यानी कि आपका जो कल्चर है वो डिस्टिंक्ट है, आपकी आइडेंटिटी डिस्टिंक्ट है। होमोजेनाइजेशन क्या हुआ, यानी कि एक साथ हो जाना। यानी कि एडवोकेट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन क्या कहते हैं कि वो ये कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि अगर ग्लोबलाइजेशन बढ़ रहा है तो हम अमेरिकन बन जाएंगे, नहीं, हम इंडियन कल्चर को भी प्रिजर्व करके रखेंगे और अमेरिकन कल्चर को भी अडॉप्ट कर रहे हैं। और एडवोकेट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन कहते हैं कि अगर भारत में पहले योगा किया जाता था तो आज तो अमेरिका में भी लोग योगा कर रहे हैं, आज तो अमेरिका में भी लोग इंडियन फूड खा रहे हैं। तो ये तो ग्लोबलाइजेशन के कारण ही है ना, कि अमेरिका के लोग इंडिया की रीति रिवाज और तौर तरीके अपना रहे हैं और हमारे लोग अमेरिकन के रीति रिवाज और तौर तरीके अपना रहे हैं। लेकिन जो क्रिटिक्स होते हैं ग्लोबलाइजेशन के, वो कहते हैं कि नहीं, कल्चरल ग्लोबलाइजेशन से होमोजेनिटी बढ़ेगी, यानी कि सारे के सारे वेस्टर्नर्स बन जाएंगे, यानी कि इंडियंस भी अमेरिकन बन जाएंगे, अमेरिकन तो अमेरिकन हैं ही हैं। तो जो क्रिटिक्स हैं ग्लोबलाइजेशन की, वो कहेंगे कि नहीं, इतना सारा ओटीटी हम देखते हैं, नेटफ्लिक्स देखते हैं, तो हम अमेरिकन बनते जा रहे हैं। लेकिन एडवोकेट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन कहते हैं कि नहीं सर, हम होमोजेनिटी नहीं लेकिन हेट्रोजेनिटी के टुवर्ड्स बढ़ रहे हैं, जहां पे अपने भी हम कल्चर को, रीति रिवाज को तो समझ रहे हैं, लेकिन और देशों के रीति रिवाज, परंपराओं को भी हम समझ के और अगर अच्छा लगता है उनको भी अपना रहे हैं।
तो ये 5 सवाल थे, कितने सही आपका स्कोर बना है प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी आज के लिए इतना ही है दोस्तों, मिलेंगे बहुत जल्द अगले सेशंस में। ध्यान रखें, पढ़ते रहें और निराश मत होएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।